जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 37वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने क्रांतिकारी से गद्दार बने हंसराज वोहरा द्वारा स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने 28-29 मई 1930 को दिया बयान सुना। 28 मई को जब हंसराज वोहरा स्वार्थ में अंधा होकर भगत सिंह के लिए फांसी का फंदा बुन रहा था, ठीक उसी समय भगवती चरण वोहरा उसी लाहौर में अपने आदरणीय साथी भगत सिंह को जेल से छुड़वाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे रहे थे। चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण वोहरा ने भगत सिंह को एक्शन करके जेल से छुड़वाने की योजना बनाई थी। होता यह था कि हर रविवार को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सेंट्रल जेल से बोस्टल जेल ले जाया जाता था, जहां वे बाकी अभियुक्तों के साथ अपने साथियों के साथ मुकदमे के बारे में विचार विमर्श करते थे। योजना बनी कि 1 जून 1930 को जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बोस्टल जेल के गेट से बाहर निकलेंगे वापस सेंट्रल जेल जाने के लिए, तब इशारा मिलते ही पुलिस की लॉरी पर बम फेंके जाएंगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लॉरी में जाकर नहीं बैठेंगे, बल्कि उधर भागेंगे जिधर उनके लिए टैक्सी पहले से ही खड़ी होगी। लॉरी पर फेंकने के लिए जो बम बनाए गए थे, उनका परीक्षण होना बाकी था। उन दिनों की घटनाओं का ब्यौरा विश्वनाथ वैशंपायन ने अपनी पुस्तक अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद में बड़े विस्तार से दिया है। दोस्तों, विश्वनाथ वैशंपायन भी क्रांतिकारी थे। वे झांसी के रहने वाले थे। उन्हें चंद्रशेखर आजाद ने दल के साथ जोड़ा था। वैशंपायन लिखते हैं, भगत सिंह को छुड़ाने की योजना के सिलसिले में बहावलपुर रोड पर एक बंगले का आधा भाग यशपाल ने किराए पर लिया। इसे फर्नीचर आदि से सजाया गया ताकि लोग शंका ना करें। वहां परिवार के रूप में रहने के लिए दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी को भी लाया गया। मदन गोपाल, छैल बिहारी, टहल सिंह ये भी वहीं थे। छैल बिहारी नौकर के रूप में रहते थे, टहल सिंह ड्राइवर के रूप में दिखते थे। इसके अलावा बंगले में आजाद, भगवती चरण, यशपाल, धनवंतरी, मैं यानी विश्वनाथ वैशंपायन और सुखदेव राज भी थे। दोस्तों, सुखदेव राज और सुखदेव दो अलग व्यक्ति हैं। सुखदेव दल के प्रमुख सदस्य थे, वो तो पहले से ही जेल में थे। ये सुखदेव राज दल के एक दूसरे सदस्य थे जो जूनियर सदस्य थे। विश्वनाथ वैशंपायन लिखते हैं कि यहां इस घर में, इस मकान, इस बंगले में बम के खोल तथा बम का मसाला भी लाया गया था। कार्य से 3 दिन पहले 28 मई को भगवती चरण, सुखदेव राज तथा मैं विश्वनाथ वैशंपायन लगभग दिन के 10-11 बजे भोजन कर रावी के किनारे घने जंगल में विस्फोट करने के लिए गए। जब रावी के तट पर पहुंचे तो साइकिल घाट पर ही छोड़ दिए। यूनिवर्सिटी क्लब की नावें जिस व्यक्ति के देखरेख में थी, वो सुखदेव राज से अच्छी तरह परिचित था, इसलिए नाव मिलने में कठिनाई नहीं हुई। सुखदेव राज और बापू भाई यानी भगवती चरण नाव खेना जानते थे, इसलिए मल्लाह को साथ लेने की आवश्यकता नहीं थी। जाते समय रास्ते में कुछ संतरे और एक तरबूज साथ ले लिया था। गर्मी तेज थी और लू भी जोरों की चल रही थी। नाव जब जंगल के पास पहुंची तो उसे किनारे लगाकर खूंटे से बांध दिया गया। जंगल में एक सुरक्षित स्थान देख हम लोग वहां रुक गए। सामने एक बड़ा सा गड्ढा था, उसी में बम फेंककर परीक्षण करना था। पहले सुखदेव राज ने बम फेंकने के लिए उठाया, पर उसने उसे देखने पर कहा कि बम की पिन ढीली है। इस पर मैंने उसे चलाने की इच्छा प्रकट की। बापू भाई ने बम हाथ में लेकर देखा और बोले, तुम लोग पीछे हटो, मैं देखता हूं। हम लोगों ने बहुत मना किया पर वो नहीं माने। पिन निकाली,
बम फेंकने को हाथ उठा भी नहीं पाए थे कि बम का विनाशकारी विस्फोट उनके हाथ में ही हो गया। धुएं का गुब्बार छा गया। उसके कम होने पर हमने देखा कि बापू भाई जमीन पर जख्मी पड़े थे। सुखदेव राज के बाएं पैर में भी बम का एक टुकड़ा घुस गया था। हम दोनों ने तय किया कि सुखदेव राज बंगले पर जाकर साथियों को खबर दे और मैं बापू भाई के पास रहूं। सुखदेव राज के जाने के बाद मैं बापू भाई को सहारा देकर जंगल के घने भाग में ले गया, जिससे विस्फोट की आवाज सुनकर यदि कोई उधर आए तो उसे पता ना चले। भाई भगवती चरण को भूमि पर लिटाकर मैं उनके घाव पर पट्टियां बांधने लगा। उनका एक हाथ कलाई से उड़ गया था, दूसरे हाथ की उंगलियां कट गई थी। सबसे बड़ा घाव पेट में था, जिससे कुछ अंतड़ियां बाहर निकल आई थी। मैं एक हाफ पैंट और कोट को छोड़कर शरीर पर जितने कपड़े थे उन सब को फाड़कर उनके घावों पर बांध चुका था, लेकिन रक्त की धाराएं धरती का अभिषेक किए जा रही थी। दोस्तों, 28 मई 1930 भीषण गर्मी का दिन और विश्वनाथ वैशंपायन ने कोट पहन रखा था। अजीब लगता है। देखिए, 8 अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंके तब भी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था और उन्होंने भी कोट पहना हुआ था। ये लोग गर्मी में भी कोट इसलिए पहने हुए थे ताकि कोट की जेब में बमों को आसानी से छिपाया जा सके। विश्वनाथ वैशंपायन आगे लिखते हैं, इतनी शारीरिक वेदना होते हुए भी उनके मुख पर मुस्कान वैसी की वैसी थी। मृत्यु की उपेक्षा का यह अदम्य साहस था। उनके शरीर की मूक वेदनाएं मेरी मानसिक वेदना का बोझ बनती जा रही थी। मैंने रुधे कंठ से इतना ही कहा, भैया आपने ये क्या किया? उत्तर में वही हठीली मुस्कान, वही शांत वाणी। बापू भाई बोले, ये अच्छा ही हुआ। यदि तुम दोनों में से किसी को कुछ हो जाता तो मैं भैया को मुंह दिखाने लायक ना रहता। आत्म बलिदान का कितना महान आदर्श था। शरीर छोड़ने से पूर्व उनका इतना ही संदेश था, मेरी मृत्यु भगत सिंह और दत्त को छुड़ाने की योजना की बाधक नहीं हो। उस कर्तव्य की पूर्ति मेरी आत्मा को शांति देगी। फिर बोले, अपनी भाभी का साथ ना छोड़ना। उन्हें प्यास लगी थी। मेरे पास जो संतरे थे उन्हें छील छील कर खिलाता रहा। पास के गड्ढे से हैट में पानी भरकर लाया और बूंद बूंद करके उनके मुंह में टपकाता रहा। कई घंटे बीत गए। फिर यशपाल की आवाज सुनाई दी। वह छैल बिहारी के साथ वहां पहुंचा था। मैंने पूछा, डॉक्टरी सहायता नहीं लाए? उत्तर था, भगवती भाई को ले जाने के लिए टैक्सी लाया हूं, परंतु टैक्सी में उन्हें ले जाना संभव नहीं था। हम छैल बिहारी को वहां छोड़कर डॉक्टरी सहायता के लिए वापस लौट गए। मेडिकल कॉलेज में सच्चिदानंद वात्स्यायन का भाई ब्रह्मानंद पढ़ता था। उसकी सहायता से कुछ साथी और दवाइयां लेकर घटनास्थल की ओर गए। घना अंधकार छा चुका था। छैल बिहारी को पुकारना प्रारंभ किया, परंतु कोई उत्तर नहीं आया। इसी बीच टार्च की रोशनी में पेड़ों पर सफेद कपड़े की पट्टियां बंधी दिखाई दी। उन्हीं के सहारे आगे बढ़े। बापू भाई का शरीर शांत एकांत में पड़ा था। छैल बिहारी का कहीं पता नहीं था। सूर्यास्त के साथ ही बापू भाई महायात्रा का मार्ग पार कर चुके थे। उन्हें ले जाने के लिए हम जो चादर लाए थे उसी में उनका पार्थिव शरीर लपेट दिया। 1 मिनट मौन श्रद्धांजलि देकर दल का एक महान नेता खोकर हम असहाय बंगले पर वापस लौट आए। वहां लोगों को छैल बिहारी से सब कुछ मालूम हो चुका था। सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। भाभी आंखें बंद कर निश्चल बैठी थी। दीदी सिर थाम कर रह गई।
भैया यानी आजाद सिर झुकाकर आंखें पोंछ रहे थे। धनवंतरी भी बेहाल थे। मदन और छैल बिहारी भी उदास थे। सुखदेव राज घायल पलंग पर पड़ा था। भाभी उठी और सभी को धीरज बंधाने लगी, परंतु उनका साहस अधिक देर ना टिक सका। मैंने तथा भैया ने उन्हें ले जाकर पलंग पर लिटाया। भैया ने धीरज बंधाते हुए भाभी से कहा, तुमने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य को हम कभी नहीं भूलेंगे। यह सब होते हुए भी भगवती भाई का अंतिम संस्कार तो करना ही था। भाभी तथा दीदी ने बापू भाई के अंतिम दर्शनों की इच्छा प्रकट की, परंतु सारी परिस्थिति समझकर भैया ने ऐसा करने से उन्हें मना किया। इतने सवेरे दो स्त्रियों को साथ लेकर रावी के जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं था। धनवंतरी, आजाद और मदन गोपाल पो फटने से पूर्व ही रवाना हो गए। सूरज निकलते निकलते वे शव को धरती माता की गोद में सुलाकर लौट आए, क्योंकि दाह संस्कार करना खतरे से खाली नहीं था। दोस्तों, कल्पना करके ही दिल बैठ जाता है कि दुर्गा भाभी जो एक संपन्न परिवार में जन्मी, संपन्न परिवार में ब्याही थी, उन्होंने क्रांति की राह पर चलकर अपना सब कुछ लुटा दिया था। उस समय में किसी विवाहित महिला का इन गतिविधियों में भाग लेना समाज को कतई स्वीकार नहीं था, और उन दिनों ही क्यों, आज भी नहीं है। उनके सब सगे संबंधियों ने उनसे नाता तोड़ लिया था। जब तक पति जीवित थे सब कुछ था, पर अब जब वो भी नहीं रहे, अपने 4 साल के बेटे को लेकर कहां जाती? और वो तो खुद क्रांतिकारी थी, जिसे रोज पुलिस से बचकर कार्य करना था। भगवती चरण वोहरा ने हंसते हंसते देश की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने आप को चढ़ा दिया था। वहीं भाभी की कुर्बानी तो शायद उनसे भी बढ़कर थी। इस शौर्य गाथा को आज यहीं विराम देते हैं। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। निवेदन यह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि महान शहीद भगवती चरण वोहरा और दुर्गा भाभी को आज की पीढ़ी पहचान सके। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलें, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। अगले शनिवार ठीक 5 बजे फिर मिलेंगे युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के अगले पड़ाव पर। जय हिंद, जय भारत।